यदि सैनिटरी पैड की वजह से हमारा मेंस्ट्रुएशन सुधर रहा है तो ये आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी, ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी प्रॉब्लम्स ये तो कम होनी चाहिए, देखिए तो बढ़ रही है। मासिक धर्म के हमारी माएं जिंदगी भर एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, उनको 4 दिन रेस्ट तो मिलना चाहिए। मासिक धर्म को मैनेज करने के लिए कॉटन के कपड़े से बढ़िया और नेचर के लिए नेचर फ्रेंडली कुछ नहीं हो सकता। आपको मेंस्ट्रुएशन हेल्थ कैसा है इसको जानने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कॉटन का क्लॉथ, कपड़ा। तो पहले तो कचरा उत्पन्न करो, फिर उसको कैसे मैनेज करना उसके ऊपर सर खुजाओ। तो नेचर फ्रेंडली काम कौन कर रहा था ज्यादा? तो हमारे पूर्वज कर रहे थे। सैनिटरी पैड नहीं आया तो क्या इस देश में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी? इतनी नहीं थी। अब तो ज्यादा आईवीएफ सेंटर खुल गए। तो यदि सैनिटरी पैड की वजह से हमारा मेंस्ट्रुएशन सुधर रहा है तो ये आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी, ओवेरियन सिस्ट और पीसीओडी प्रॉब्लम्स ये तो कम होनी चाहिए, देखिए तो बढ़ रही है। तो अभी जो आज मैं विषय लेने वाला हूं नॉर्मली किसी पुरुष के मुंह से आप वो विषय नहीं सुनेंगे, उस विषय में बहुत खुल के बात नहीं होती है। वो विषय है आपके मासिक धर्म से संबंधित। तो मासिक धर्म से संबंधित जो विषय है उसको अभी तक जिस प्रकार से हमारे देश में फिल्मों में प्रेजेंट किया गया है, जिस प्रकार से हमारे किताबों में या एक्टिविस्ट लोगों ने प्रेजेंट किया है, उसमें हमारे मन में उसके लोग बहुत सारे भ्रम है, अंधविश्वास है। आज आपको शायद जो मैं बात बताने वाला हूं वो आप लोगों ने आज से पहले शायद इस विषय पे सुना ही नहीं होगा। तो आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। तो मैं पहले आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मासिक धर्म से संबंधित आप लोगों के क्या मान्यता है कि वो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो मैं आप लोगों से, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे आप बिल्कुल बताइए। एक ऐसा विषय है जिसमें मैं क्यों इस विषय को मैंने पकड़ा ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा मन का विषय है आने वाली पीढ़ियों के बारे में काम करना। और ये इससे आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य, उनका हेल्थ, हर चीज डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो यदि आपका मेंस्ट्रुएशन हेल्थ जो है यदि वो ठीक नहीं है तो आप मेंटली और फिजिकली भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी नहीं ठीक हो सकती। और कई केसेस में ऐसा है कि इसके नियम को ठीक से पालन ना करने की वजह से आने वाली पीढ़ियां आएंगी ही नहीं, मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। इसका मैं हिस्ट्री भी बता देता हूं कि कुछ महीने पहले मेरे पास एक केस आया जिसमें एक महिला को 29 वर्ष की आयु थी, उन्होंने बताया कि बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं और यूट्रस में एक गांठ है। उनको मैंने एक प्रश्न पूछा जो उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से इलाज अपना करवा रही हूँ, मेरे से ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। और मैंने कहा आपके इस विषय पे इस प्रश्न का जो उत्तर है उस पे ही आपका आज जो कंडीशन आपकी है कि आपको कंसीव नहीं हो रहा है वो उसकी जड़ है। कहती मैं मान नहीं सकती क्योंकि ये सब मैं अंधविश्वास मानती थी। वो मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा कि क्या नियम था वो, जब मैं विषय पूरा करूंगा। तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद जब एक आजकल की पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो इस विषय को अंधविश्वास समझकर जब इसके सबको गलत मानकर इसका पालन ही नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण तो छोड़िए, वो खुद एक बेहतर जीवन नहीं जी सकते। तो इसीलिए मैं ये इस विषय को मैंने अध्ययन किया, 3 महीने लगाए और पता चला कि इसके अंदर इतना गहरा साइंस है जो शायद आप लोगों को भी पता लगे। तो आप अपने रिश्तेदारों में, परिवार में, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ शेयर करिए, ठीक है? तो अब मैं आपसे पूछता हूं जिससे मुझे पता चले, आपको क्या लगता है कि एक महिला का जो मासिक धर्म है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? मतलब ये तकलीफ पुरुषों को नहीं है, लेकिन ये भगवान ने आप लोगों के साथ ये तकलीफ, जिसे आप मानते हैं तकलीफ, वैसे है नहीं, जिसे हम समझते हैं कि ये परेशानी जो है महीने के 4-5 दिन आपको आते, क्यों आपके साथ ऐसा कुछ गलत कर दिया भगवान ने? कुछ सजा देना चाहता था? क्या हुआ है? क्या मानते क्यों होता है मासिक धर्म? ठीक है, और कुछ? सबका मोस्ट ऑफ यही है कि, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शहर में हम जो पढ़े लिखे सब लोग हैं सब यही मानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को कहते हैं मुझे तो जीवन में बच्चे करने ही नहीं, तो ये फालतू में मेरे सर एक बोझ डला हुआ है, ऐसा नहीं। फिर तो ये हुआ कि अगर किसी को बच्चे नहीं पैदा करना उसके तो इंपॉर्टेंस इसकी है ही नहीं। तो ये चीज गांव की महिलाओं से जब हम बात करते हैं इस विषय पे, मैंने बहुत जगह गया, लेक्चर नहीं दिया, लेकिन मैंने बैठकर अलग अलग तरह के लोगों से बात की, गांव के महिलाओं से बात की, तो थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन उनसे मैं सवाल पूछा तो उनको कहते
जी जब ये महीना आता है तो हम लोग स्वस्थ महसूस करते हैं। उसके बाद उनका कहना ये था, कईयों का, उन्होंने इसको ये नहीं बताया कि बच्चों के लिए, उन्होंने कि ये नहीं होता है तो हमारे को तकलीफ रहती। मानते हैं इस बात को आप? तो उनका ये उत्तर था, ज्यादातर का, कुछ का यही उत्तर था जो आपने बताया। तो फिर समझ में आया कि ये सिर्फ इसे जोड़कर देखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सबका उत्तर अगर एक जैसा है तो सबके दिमाग में एक ही तरह का डाला गया है। ये आपने कहीं स्पेशली एफर्ट नहीं किया इसको पढ़ने के लिए। आप बात समझ रहे ना? तो मैं आपको समझाता हूं कि अच्छा एक और प्रश्न पूछता हूं मैं, मासिक धर्म में आप लोग क्या क्या नियम करते हैं जो एकदम से याद आता है आपको कि भाई ये हम करते हैं जिस दिन शुरू हो? मंदिर नहीं जाना, खट्टी चीज नहीं खानी, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। और कोई आपको छू दे तो दूसरा व्यक्ति स्नान करता है, ऐसा भी है नियम? ये तो बड़ा खराब सा लगता है ना नियम, कोई हमको छू ले, हम ऐसा क्या, हम अछूत बन गए, मुझे ऐसा फील आता है ना। ये आप खाने को अगर किसी, जैसे संत में हमारे बाबा जी आते हैं यहाँ पर, तो अगर मेरे घर पे आते हैं तो पत्नी अगर मासिक में है तो गलती से भी वो उस थाली के आसपास, खाने के आसपास भी नहीं आना उसको। ऐसा क्या छूतपना हो गया भाई? जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम इसको क्या मानते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या, हम भगवान ने हमें ऐसा क्यों, मंदिर नहीं जा सकते, तुलसी को हाथ नहीं लगा सकते, यही होता है ना ये सब। और तो ये जो अपने मन में आता है कि यार ये, फिर इसको ना हम लोग जोड़ के देखते हैं कि जब ऐसा व्यवहार हो जाता है तो हमें इससे नफरत होने लगती है। बस में तो हम क्या करते हैं, नियम करते ही नहीं, छोड़ो क्या बिगड़ जाएगा, भगवान की संतान है सब। ये था ना मन में, भगवान की संतान है सब, क्यों मेरे साथ ऐसा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। अब इसका कारण एक होता है कि बेड पे नहीं सोना, इसमें नियम एक होता है, आइडियली आपको बेड पे नहीं सोना है, आपको नीचे चटाई बिछा के सोना है। अब वो क्या करेंगे, चटाई प्लास्टिक की बिछा के सुला दी? नहीं, आपको नीचे यदि सोना है तो आपको कुश की चटाई या दुर्वा घास की चटाई पे सोना है। तो अब अगर मॉडर्न लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई बेड पे स्टेन पड़ जाएगा, दाग पड़ जाएगा, इसलिए नहीं सोने देते। तो फिर तो नीचे सोने के लिए तो फिर आप उस पे बेड पे पन्नी बिछा सकते हो, स्टेन नहीं लगेगा, अगर स्टेन ही रीजन है तो। नीचे सोने के लिए बोला, नीचे भी कुश की चटाई पे ही क्यों बोला, मेन बात वहां है। अगर बेड पे नहीं सोने देना तो नीचे किसी भी चीज पे सो सकते थे ना, प्लास्टिक की चटाई पे सो सकते थे, लेकिन स्पेसिफिकली बोला कि कुश की चटाई पे सोना है 4 दिन। तो ये कुश की चटाई में ही सारा साइंस है कि नीचे सोने के लिए नहीं बोला गया, कुश की चटाई पे सोने के लिए बोला गया। उनको बेड पे सोने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो छोटी सोच के कारण हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको सीमित कर लेते हैं किस पे, कि दाग, बेड खराब हो जाएगा। तो बहुत तरीके हैं बेड खराब ना होने का, है ना तरीके हमारे पास, कम है क्या तरीके? बच्चा भी छोटा सुसु करता है, उसके लिए बहुत कुछ है ना, तो उसको तो नीचे नहीं फेंक देते हम कि तू नीचे सो। तो दाग अगर रीजन होता तो तभी समझ में आता, लेकिन दाग रीजन नहीं। दूसरा इसका मंदिर नहीं जाना, क्या हो जाएगा मंदिर जाने से? तो बहुत सारी महिलाओं को जब मैंने पूछा, वो कहते हैं हम जब भी मंदिर गए हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। आप में से तो कोई जाता है मंदिर? हाँ? कोई भगवान को ना मानने वाला से कि यार क्या फर्क पड़, जाते कोई? बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऐसा कोई बुरा नहीं लगेगा, नहीं जाते कोई भी। जिन लोगों ने गए उन लोगों ने महसूस किया कि जैसे ही वो मंदिर में गए उनके पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। कहते पता नहीं पहले से था, हमारे वहां जाके हो गया, लेकिन कहते नहीं हमें बाहर थे कभी दर्द नहीं होता, मंदिर में गए दर्द शुरू हो गया, बहुत तेज क्रैम्प से आने लगे पेट में, बहुत मरोड़ सा आने लगा बहुत तेज, ऐसे कोई दो तरफ खींच रहा है इसको। अब होता है ना ऐसा, तो मंदिर में जाने से बढ़ गया। तो ये भी उनको समझ में नहीं आया। तो फिर वो कहते हैं कि कुछ होगा, आपने गलत खा पी के गए होंगे, उसका सब चीज एक्सप्लेनेशन सबके पास है। अब इसमें जो मूल जो चीज आती है वो ये आती है कि आप लोग जब मासिक धर्म के समय ये सब नियम का पालन नहीं करते तो क्या नुकसान है?
सबसे बड़ा नुकसान है आपकी फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। कोई एक्सेप्शन में कुछ ज्यादा पुण्य कर्म करके आया पिछले जन्म में तो बात अलग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो अब इसका मैं विषय को आते हैं इस पे कि क्या होता है कारण। क्या होता है कि जब उस महिला को मैंने बोला कि आप कभी, जो मैंने प्रश्न पूछा था जिस महिला को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने पूछा आपको जब मासिक धर्म शुरू हुआ था तो उस समय आप मासिक धर्म होते हुए भी मंदिर गए थे या नहीं गए थे कभी? तो छूटते ही बोला कि मैं भगवान को नहीं मानती थी, तो मैं तो मासिक के टाइम में भी मंदिर चले जाती थी। ये उसका उत्तर है। मैंने उनको बोला कि आज आप जिस स्थिति में हो, एक बहुत बड़ी सिस्ट है उनके पेट में, वो सिस्ट का जो है बहुत बड़ा कारण है वो आपका वो मंदिर जब आप जाना शुरू किया इस स्थिति में, उसकी वजह से पहुंचे। तो छूटते उसने बोला इसका क्या मतलब हुआ? डिनाई करेगा ना व्यक्ति, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो सब अंधविश्वास है। तो मैं अब आपको समझाता हूं क्या होता है कारण। एक प्रॉब्लम होती है जिसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम है, आपको पता है क्या होता है? क्या होता है वो प्रॉब्लम? उसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस जब आप गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करेंगे क्या होता है, उसके बहुत वीडियोस हैं, वो मैं अभी बताऊंगा आपको क्या होता है। उसके बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन क्यों होता है उसका कोई वीडियो नहीं है। उसमें बोले ड्यू टू रीजंस, अननोन रीजंस, ड्यू टू रीजंस व्हिच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, somehow the menstruation blood travels to the upper organs of the body। कि जो menstruation का जो रक्त है वो बॉडी के ऊपर वाले पार्ट्स की तरफ में पाया जाता है, उसके ट्रेसेस पाए जाते हैं। तो एक लाइनिंग होती है। तो आपको पता है मासिक धर्म होता क्यों है? रीजन कि जो आपके यूटेरस में जब ओवरी से एग रिलीज होता है उसके लिए एक बिछौना, एक तरह से मान के चलिए एक लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसको। वो लाइनिंग जो है इसके रूप में वहां एक तरह से बिछौना सा होता है उस एग के लिए, जो एग रिलीज होकर फर्टिलाइज होने के लिए रेस्ट जहां करेगा, जहां उसका फर्टिलाइजेशन होगा। सादी भाषा में मैं बता रहा हूँ, तो बहुत चीजें उसमें। तो वो जब एग फर्टिलाइज हो गया, अगर कंसीव हो गया, तो वो उस एग को पालने में भी काम करेगा, उसको बड़ा करने, बच्चा पूरा बड़ा होने में काम करेगा। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो जो बिछौना है, जो मोस्ट ऑफ उसमें वो ब्लड से बनता है, वो शेड होगा, शरीर को अब उसकी जरूरत नहीं है, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये आपका पीरियड्स के रूप में आता है, ठीक है, ये इसका बेसिक वो है। अब क्या होता है कि ये जो लाइनिंग है पूरी, ये जब आपकी लाइनिंग, आप जब मंदिर गए, हमारे शरीर में चक्र होते हैं, आपको पता है 7 चक्र होते हैं। मूलाधार से शुरू हो गए, नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ऐसे करते ऊपर अजना चक्र तक पहुंचते हैं। ये इंग्लिश में भी 7 ही चक्र होते हैं। अंग्रेज लोग भी 7 ही चक्र मानते हैं, वो नाम उन्होंने अलग अलग दे दिए उसको, लेकिन वो 7 चक्र उनको भी, उससे ज्यादा उनको भी नहीं पता है। तो 3 तरह का शरीर होता है हमारा, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो जितनी भी एलोपैथी की साइंस है वो केवल और केवल स्थूल शरीर पे काम, स्थूल का मतलब जो बॉडी हमको दिख रही है, जो एनाटॉमी जो हम पढ़ते हैं कि भाई ये ऑर्गन है, इसका ये फंक्शन है, इसमें ये बीमारी होती है, ये इस काम आता है, उस काम आता है, और वो पूरा जो सर्जरी करते हैं सब कुछ, वो सब स्थूल शरीर पे करते हैं, जो विजिबल जो हमारी बॉडी है। ये जो विषय है ये है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर में क्या आता है, जो आपको बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन वो आप, जैसे आप मंदिर गए, अब मंदिर गए तो मंदिर का कारण क्या है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आयुर्वेद में कहीं भी यह मेंशन नहीं है कि आपको मासिक धर्म के समय मंदिर नहीं जाना है, कहीं मेंशन नहीं पूरे आयुर्वेद में। क्यों? क्योंकि जब वेद और आयुर्वेद लिखे गए, वो वेद और आयुर्वेद लिखने के समय मंदिर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां आपको, मतलब बहुत भारी तो नहीं लग रहा जो मैं बोल रहा हूं लैंग्वेज, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, आपको आने वाली पीढ़ी में पास ऑन करना है इस नॉलेज को, या अपने परिवार में पास ऑन करना है। इसलिए बहुत जितना सिंपल यूज हो पाएगा वो बताऊंगा मैं। मंदिरों का काम जाकर पूजा करना, प्रार्थना करना नहीं था,
वो विग्रह की जो स्थापना उसका पूरा विज्ञान था। वो नहीं था कि आप जाके वहां आरती करें या चालीसा पढ़े, नहीं। उन मंदिरों का जो पूरा डिजाइन था, विग्रह को स्थापित करने का डिजाइन था, वो इस हिसाब से था कि आप जब वहां जाएं तो आपको ऊर्जा, प्राण आपका बढ़े, आपकी ऊर्जा बढ़े, आपके अलग अलग चक्रों को एक्टिवेट करने के हिसाब से वो अलग अलग मंदिर। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो किसी मंदिर में आपका जो है मणिपुर चक्र को जो है वो बहुत अच्छे से सक्रिय करेगा। ज्यादातर क्या है कि निचले चक्र से ऊपर के चक्र तक पहुंचने का ही पूरा अध्यात्म है, मोक्ष प्राप्ति करके। जब तक जैसे आप नीचे से ऊपर के चक्रों को आप एक्टिवेट करते जाएंगे, आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, निवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे। ये सिंपल सा एक वो है। तो उद्देश्य जितने भी ऋषि मुनि सब जो करते हैं उनका यही काम है कि तो नीचे के जो दो चक्र हैं, आपका मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, वो आपके रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। उनका अच्छा होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। तो जितने भी हम जो गृहस्थ लोग हैं उन सबके ये दो चक्र अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अब मंदिर जब आप जाते हैं तो मंदिरों में क्या होता है, जैसे सबरीमाला का आपको पता है, सबरीमाला मंदिर केरल का सुना है ना आपने, जहां पे महिलाओं को जाने का अधिकार होना चाहिए, एक्टिविस्ट वो कर रहे जाना चाहिए, विवाद चला बहुत। वहां तो मेंस्ट्रुएशन वुमेन में जो 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का जाना वर्जित है। पता नहीं इस बात का आपको? जो मेनोपॉज आ चुका है जिनको, या जिनका मासिक धर्म बच्ची को शुरू नहीं है, वही जा सकती है। मतलब ये भी नहीं कि पीरियड्स के टाइम नहीं जा सकते, वो पीरियड जिनको आ रहे हैं उस एज की वुमेन कोई नहीं जा सकती वहां। इसका क्या कारण है? इस कारण को भी अभी आप याद रखना, मैं बाद में बताऊंगा। इसका जब आपको विषय क्लियर हो जाएगा तो समझ में आएगा। तो ये समझ लीजिए कि आप मंदिर इसलिए जाते हैं जिससे आपके ऊपर के चक्र जो है वो सक्रिय हों, और जिससे कि ऊपर की तरफ अगर आप आध्यात्मिक पद पे हैं तो वो काम आपका करेगा। मूल में बहुत कुछ है, मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ, जिससे समझ में आ जाए आपको। कि गहरे में जाएंगे तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे, लेकिन जो समझ में आप समझा भी पाए इस बात को। अब क्या होता है कि जब आप मंदिर जाते हैं तो अब आपका स्वादिष्ठान और मूलाधार पे काम नहीं करता, वो नीचे के दो चक्रों पे काम नहीं करता, ऊपर के चक्रों पे काम करता है। तो क्या होगा, जैसे ही आप मंदिर जाते हैं तो आपके जो उस समय पीरियड्स के टाइम पे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय होते हैं, उसकी जगह कौन से चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं? ऊपर वाले होने शुरू हो जाते हैं। तो जो मरोड़, क्रैम्प आता है वो इसकी वजह से आता है, क्योंकि ऊपर के चक्र एक्टिवेट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये इस कारण से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और ये अगर बार बार आप करेंगे तो रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन क्षमता अच्छी होने के लिए, मेंस्ट्रुएशन हेल्थ अच्छा होने के लिए आपके स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र अच्छे होने जरूरी हैं। आप बार बार लेकिन काम क्या कर रहे हो, जिस समय उन दोनों एक्टिवेट होना चाहिए आप कौन से चक्र एक्टिवेट करवा रहे हो बार बार? उससे ऊपर के मंदिर जाकर। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र जो है वो उनके अंदर मतलब गलत ऊर्जा भरनी शुरू हो जाएगी, या वो निष्क्रिय, या उनकी इफेक्टिवनेस घट जाएगी। बात समझे आप? अब जो एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, जिसमें आपके मेंस्ट्रुएशन ब्लड के जो ट्रेसेस ऊपर के ऑर्गन्स में, कहीं कहीं तो हार्ट तक भी मिले हैं, ऊपर हार्ट तक उसके ट्रेस मिले हैं। ये जब आप मंदिर जाते हो तो हमारे पास एक 5 प्रकार की वायु होती है। वात, पित्त, कफ, पता है आपको? ये विषय समझ में आया पीछे चक्रों वाला? ठीक है ना? तो इसलिए नहीं कि आपको अशुद्ध हो गए आप, या आपके पास अगर वहां पर अशुद्धि का ही खतरा है तो सैनिटरी पैड पहन के भी मंदिर जा सकता है, फिर तो जा सकते हैं ना? नहीं, विषय ये है कि आपके मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को प्रजनन क्षमता अच्छी रखने के लिए सक्रिय रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर के चक्र एक्टिवेट होना अच्छा है और नीचे के चक्र एक्टिवेट होना गलत है, नहीं। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए दोनों का चक्र का भी अच्छा सही होना जरूरी है। ठीक है। अब एक अपान वायु होती है। अपान वायु सुनिए आपने? 5 प्रकार की वायु। एक वात, पित्त, कफ में वात क्या होती है? वायु। वो कहते हैं बादी हो गई, वायु बढ़ गई शरीर में, बूढ़ों को लोगों को होता है ना कि मेरे तो वायु का जो है प्रभाव, 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में। उसमें एक वायु महत्वपूर्ण होती है, उसको बोलते हैं अपान वायु। ये अपान वायु जो है क्या काम करती है? ये आपके मल मूत्र, मेंस्ट्रुएशन जो आपका ब्लड है, उन सबको बाहर धकेलने के लिए नीचे की तरफ डायरेक्शन होती है इसकी। यदि अपान वायु आपकी अच्छी नहीं है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। अपान वायु अच्छी नहीं है तो मूत्र से संबंधित विकार होंगे।
अपान वायु सही नहीं है तो आपको मेंस्ट्रुएशन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। तो ये अपान वायु की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? नीचे की तरफ। और जब आप लोगों को मल मूत्र या लघु शंका आई, आपको फ्रेश होना है सुबह, तो अपान वायु थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होगी, और जब आप निवृत्त हो जाते हैं तो अपान वायु क्या होगी? वो शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, सक्रिय उस समय नहीं होगी। लेकिन मासिक धर्म के समय क्या होता है? ये लगातार 4-5 दिन तक नीचे की तरफ एक्टिवेटेड रहती है। अब इस बात को ध्यान से सुनना आप। अब नीचे की तरफ एक्टिवेटेड है, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा, और अगर नहीं एक्टिवेटेड ठीक से है तो मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है वो अंदर रहेगा, और धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ट्रेस अगर रहता जा रहा है, कई वर्षों तक रहते रहते वो आगे चल के सिस्ट में कन्वर्ट होगा, या किसी और चीज में कन्वर्ट होगा, कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है उससे। अब प्रॉब्लम बढ़ के आती है, जो मैंने उस बहन से भी वो क्वेश्चन पूछा था कि आप मंदिर गए थे क्या? तो जब वो मंदिर गई तो उसका जो अपान वायु है, तो जैसे ऊपर के चक्रों के काम होना लगता है, अपान वायु रिवर्स हो जाती है। अब बात समझ में? जिस अपान वायु की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए थी? नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, उस अपान वायु की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो उल्टी होने के साथ जो दर्द है उसमें यह भी रोक है कि जैसे अपान वायु उल्टी हुई, मिलकर आपको भयंकर क्रैम्प देंगे। आप एक बार चले गए, 2 बार चले गए, बार बार जा रहे हैं आप, तो बार बार इस अपान वायु को जब आप उल्टा करने लगेंगे तो कुछ दिनों बाद भी परमानेंटली रिवर्स हो जाएगी, और फिर आप फंसेंगे एंडोमेट्रियोसिस में। ये अपान वायु का जो पुश जो बाहर की तरफ होना चाहिए था, जब ये उल्टा हो जाता है तो वो उस मेंस्ट्रुएशन ब्लड के ट्रेसेस वो ऊपर के ऑर्गन्स पर लेके जाता है। अब ये सूक्ष्म शरीर का विषय है, ये एलोपैथी को समझ नहीं सकता। यूट्यूब पे कहीं ढूंढ लीजिए, कितने, मैंने खूब ढूंढ लिया कि कोई मुझे रीजन बता दे एलोपैथी वालों कि किसी के पास नहीं। वीडियो सब बनाया है, पूरा उनको एक एक तंतु का ज्ञान है, एक एक कोशिका का ज्ञान है, ये होता है इसमें, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। क्यों होता है नहीं पता, क्योंकि ये विषय उनके साइंस में फिट नहीं बैठता। हमारे साइंस को वो अपने साइंस के हिसाब से डिफाइन करते, जो साइंस उन्होंने बनाया, जो केवल किस पे काम करता है? स्थूल शरीर पे, फिजिकल बॉडी पे। लेकिन ये विषय किसका है? सूक्ष्म शरीर का। तो उनके साइंस में ये फिट कैसे बैठेगा? बात समझे आप? अमेरिका की फाइटर पायलट्स जो हैं वो अपने रिपोर्ट में ज्यादातर लिखती हैं कि मोस्ट ऑफ देम सफर फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। ज्यादातर एंडोमेट्रियोसिस से क्यों सफर करते हैं? कि जब आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम हवाई यात्रा भी नहीं करनी, तो फाइटर पायलट्स तो बहुत एंड ऑपोजिट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट भी बार बार पीरियड्स के टाइम जा रहे हैं तो आपकी अपान वायु क्या होगी? रिवर्स होगी, और एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं भाई ये क्रिश्चियन लोगों को क्यों होती है? फिर पूछ सकते हैं ना कि मैंने मुस्लिम से भी बात की, क्रिश्चियन से बात की कि आपके यहाँ क्या नियम होते हैं, तो उनके क्रिश्चियंस में भी सब नियम होता है कि बाल नहीं धोना वोना सब कुछ करते हैं। लेकिन उस एक ने मुझसे बोला कि आप तुम फिर मंदिरों की बात कर रहे हो, हमारे क्रिश्चियन महिला तो नहीं जाती मंदिर, उनका अपान वायु ये एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम क्यों होता है उनको? तो मैंने कहा वो नहाती होंगी फिर सर पे पानी डाल के, या कुछ भी ऐसा कोई एंटी ग्रेविटी काम, या पानी में जाती होंगी, कुछ भी करती होंगी। और भी कई कारण है इसमें कि अपान वायु रिवर्स नहीं होनी है। एक मेजर कारण हमारे यहाँ पर मंदिरों का भी है, तो सर पे पानी नहीं डालना। तो सर पे पानी नहीं डालने का कारण क्या है? कि जब आप सर पे पानी डालते हो या नहाते हो, क्योंकि पीरियड्स में 5 दिन नहाना, आइडियली नहाने को भी मना है, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन से आप 5 दिन बिना नहाए का सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले जैसे ही पीरियड शुरू होता है तो क्या करते हैं आप? जाते सबसे पहले सर धोते हैं, बाकी के अब अगले 4-5 दिन तक सर नहीं धो पाएंगे, ऐसा है ना? यही होता है ना? लेकिन उसके बाद आप नहा सकते हो, लेकिन सर पे पानी नहीं डाल सकते। सर पे पानी डालने से क्या होगा कि आपका जो अपान वायु है वो भी रिवर्स होगी। सिंपल समझ लीजिए, एक वीडियो मैं कभी भेजूंगा कि एक ओलंपिक, चाइनीज ओलंपिक स्विमर थी, तो ओलंपिक्स के टाइम पे वो उसको पीरियड्स आए हुए थे, फिर भी उसने ओलंपिक की उसमें भाग ले लिया, और जैसे ही वो
करके आई बाहर, उसको सिवियर क्रैम्प्स हुए, तो उसका वीडियो रिपोर्टर बना रहे, वो अब गिरने वाली, बेहोश होने को हो रही थी। तो उसको पूछा भी क्या थे, कहते मैं पीरियड्स पे थी लेकिन फिर भी मैंने अपनी रेस पूरी करी, अब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। सब लोग कह रहे देखो ये कितनी दिलेर महिला है, इसने पीरियड्स के जो टैबू टॉपिक है थोड़ा, वो जिस टॉपिक पे लोग बात नहीं करते, इसने उस टॉपिक को भी उठाया कि मैं पीरियड्स वाले होने के बावजूद भी मुझे मेरा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। उनको कौन समझाए कि ये क्रैम्प तेरे इसलिए आ रहे हैं कि तुम पानी में उतर गई पीरियड्स के टाइम, तो तुम्हारा अपान वायु रिवर्स होने की वजह से क्रैम्प आएगा ही आएगा। 我觉得今天是我没有好，我对不起我的队友。没关系，我知道你已经尽力了，你已经发挥自己最好的状态，是不是肚子现在非常疼啊？对，因为昨天来例假了，所以就还是会有点乏力吧，感觉特别累。但这也不是理由，还是我们。 इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। हमारी दादी नानियां जो हैं, ये विषय आपको अपने आप तो कभी पता, उन्होंने इस विषय को जिंदा रखा। आक्रमण हुए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पोर्चुगीज आए, पुरुषों ने ये छोड़कर, ये धोती कुर्ता छोड़ के उन्होंने पैंट शर्ट अपना ली, लेकिन महिलाएं आज भी साड़ी पहनती। उनके लिए तो मुश्किल था ना, उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीख ली पुरुषों ने, लेकिन महिलाएं आज भी अपनी बोली, मूल बोली बोलती हैं पूरे देश में, अपने उसमें। महिलाओं ने ये बचा के रखा। उनके सामने प्रतिकूल अवस्थाएं थी बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने इन चीजों को जिंदा रखा, क्योंकि उनको पता है इसका महत्व क्या है। तो हमें उनका धन्यवाद देना है, लेकिन उनके पास इस विषय को समझाने के लिए इतने शब्द नहीं थे जो मैं बता रहा हूं अभी। तो उनके पास एक ही भाषा थी, वो थी डर की। एक ही भाषा थी। और क्या करते वो, अरे ये हो जाएगा भगवान नाराज हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, कोई तुम्हें छू लेगा तो उसको नहा के आना है। तो उनके पास जो भाषा थी बेचारा उन्होंने जिंदा रखा उसको, लेकिन वो इस तरह समझा नहीं पाए उसको। तो हमें अब इस भाषा का प्रयोग करके समझाना है सबको। हमें ये भाषा मिली है यदि, तो हम जैसे और भी बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, तो इस विषय को समझकर, एक बार नहीं समझे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस वीडियो को दोबारा देखिए, इससे संबंधित और भी वीडियो है, किताब पढ़िए, क्योंकि ये विषय आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन कि भाई आपको किसी ने टच कर दिया, उसको नहाना है। अब बड़ा डेरोगेटरी लगता है ना। इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है, यदि मैं सादी भाषा में बताऊं, बहुत डीप जाए बिना, हमारे शरीर में प्राण होता है, प्राण ऊर्जा होती है। ये भी सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। आपने कभी देखा, महसूस किया है कि ये दो हथेलियों को आप ऐसे रखते हो, थोड़ी देर बाद ये एक दूसरे को खींचने लगती हैं? महसूस किया? आप थोड़ी देर बाद आप महसूस करोगे, ऐसा लगेगा आपने हाथ में कोई, जैसे योग वगैरह करके आए तो कोई आपने बॉल पकड़ी हुई है। ये जो आप दोनों के आपके हाथों के बीच में है, ये प्राण है। इसी को रेकी वगैरह बोलकर आज है हमारे देश का विज्ञान, इसको वो जापानीज रेकी बोलते हैं, हमारे लोग भी रेकी बोलना शुरू कर दिए। ये मूल हमारे देश में प्राण ऊर्जा का हिस्सा है। तो ये प्राण ऊर्जा जो है, ये आप जो है इस प्राण ऊर्जा को बचा के रखना है। अब क्या होता है, जब मैंने मंदिर के बारे में बताया था, एग्जिस्ट नहीं करते थे मंदिर, तो मंदिर का विषय रह गया था शायद ना मैं, कि मंदिर जो है वो किसके लिए बने थे? आपकी ऊर्जा को करने के लिए। तो मंदिर जो है, इसीलिए मंदिर आए कलयुग के बाद, जब तंत्र शास्त्र आया। तंत्र वो नहीं जो ये जादू टोना वाला ने, वो तंत्र नहीं, तंत्र विद्या है पूरी, उसके विषय में स्कूलों में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो हम उसको नेगेटिव देखते हैं। तो तंत्र का पाठ जब हुआ, तो तब मंदिर एग्जिस्टेंस में आए। तब ये शुरू हुआ कि भाई जब चक्रों को देने वाला काम वो मंदिर में होगा, जब पीरियड्स के टाइम पे, तो मंदिर में भी जाना मना है। ये था, बाकी नियमों की तरह ये नियम जोड़ दिया गया। फिर आयुर्वेद में मेंशन नहीं है, इसीलिए आयुर्वेद में मेंशन नहीं है ये। तो अब आपको जो है कोई छू ले अगर, और दूसरा खाना नहीं बनाना, तो रसोई में भी नहीं जाना है। इसका कारण क्या है? जब आप कोई ताजा फल तोड़ते हो, जैसे अब अभी गौशाला गए, वहां पर उन्होंने करेले की बेल लगी हुई थी, तो बाबूजी ने करेले तोड़ के दिए, करेले घर में बनाए। हमें लगता है उससे शायद टेस्टी करेले मैंने आज तक नहीं खाए, क्योंकि ताजा टूट के आए थे, तो उनमें प्राण ऊर्जा थी, प्राण था। अब क्या होता है, मैं उस करेले को 3 दिन जो है अगर फ्रिज में रख देता, तो 3 दिन बाद भी दिखते तो फ्रेश, लेकिन स्वाद कम हो जाता। सब्जी आप बना के रखो, जो ताजा सब्जी में स्वाद होता है, वो फ्रिज में भले उसमें बदबू नहीं आई, सड़ी नहीं, लेकिन उसमें स्वाद
चला जाता है। क्यों? क्योंकि ताजे भोजन के अंदर प्राण ऊर्जा ज्यादा होती है। बासी भोजन भले वो लग नहीं रहा, लेकिन उसके प्राण कम हो जाता है, तो भले उसको खराब होने से कितना ही आप बचा लो, टेस्ट नहीं आएगा। मानते हैं इस बात को? ये प्राण ऊर्जा का खेल है। अब क्या होता है, जब आप मासिक धर्म पे होते हो तो आपका शरीर में बाकी पूरे महीने के कंपैरिजन में प्राण कम होता है, बहुत प्राण। तो इसीलिए आप थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग सब आते हैं ना, आते सबको ना, पता है आपको, महसूस होता है, अलग अलग सिम्टम आते हैं। तो आपके अंदर जब प्राण कम है तो आप जिस भी चीज के संपर्क, जीवित कोई भी चीज के संपर्क में आओगे, चाहे पौधा हो, फल हो, सब्जी हो, मनुष्य हो, किसी को भी संपर्क में आए तो उसका प्राण आप खींचने की कोशिश करें, क्योंकि हायर टू लोअर में जाएगा ना प्राण। तो उस समय बाकी में आप, तो ऑब्वियसली आप प्राण लोगे। ऐसा नहीं कि आप प्राण मतलब जान ही ले लोगे, प्राण ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं। तो प्राण आप लोगे तो उससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति में प्राण कम हो जाएगा। उसको प्राण बढ़ाने के लिए पानी, अब देखा आपने, जब कभी आप थके होते नहा लेते हो तो फ्रेश हो जाते हो, क्यों होते हुए? क्या हो जाता है, पानी का ना पी रहे हो आप, ना कुछ कर रहे हो, पानी सिर्फ डालने से ही फ्रेश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि पानी में प्राण ऊर्जा है, जल में प्राण ऊर्जा है। उसको नहाते, आप गंगा जी में देखो, गंगा जी में प्राण ऊर्जा ज्यादा है। आप किसी स्विमिंग पूल में नहा लो और गंगा जी में नहा लो, गंगा जी में नहाने के बाद ज्यादा फ्रेशनेस लगेगी बजाय स्विमिंग पूल के। तब पानी में प्राण है, लेकिन गंगा जी के पानी में ज्यादा प्राण है। तो ये क्या करता है, प्राण बढ़ा देता है। तो जो व्यक्ति ने आपको छू लिया, इतनी ही देर में जो प्राण उसको खोए हैं, उस प्राण को दोबारा प्राप्त करने के लिए नहाने का नियम है। इसका आपके अशुद्ध होने से कोई लेना देना नहीं है। विषय क्लियर हुआ? तो कोई यदि कर, अरे मैंने छू लिया, मैं नहा लूं, राम 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 करके, तो अब उनको पता ही नहीं है, वो सोच रहे मैं अशुद्ध। अशुद्ध नहीं हो गया आप प्राण आपके बढ़ाने के लिए, तो वो यू आर नॉट गेटिंग डिवॉइड ऑफ प्राण, तो वो इस कारण से जाके नहा रहा है, लेकिन ये पता ही नहीं है शब्द उनको। तो इसको बोलना चाहिए कि नहा लो। अब बच्चा है छोटा, किसी मासिक धर्म में महिला का छोटा बच्चा है, वो क्या करे, उसका छुएगी, उसको तो छूना पड़ेगा। तो एक कॉटन का कपड़ा, जिसे फ्लैनल बोलते हैं, फ्लैनल या कॉटन से बनाए कपड़ा, उसको पहनाकर छुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी नियम है। लेकिन फिर भी छोटे बच्चों के मामले में थोड़ा बहुत उसको वो रियायत है कि वो करे, लेकिन बड़े होने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि जो है वो सबसे अलग रहे। अब जैसे इसमें आप महाभारत देखिए आपने, महाभारत में जब द्रौपदी को दुशासन लेने जाता है, वो कहां बैठी होती है, वो रजस्वला होती है। बहुत सुंदर शब्द जो है वो संस्कृत में है, रजस्वला। तो वो रजस्वला थी उस समय द्रौपदी। तो एक देखा होगा कि रानी जो है अलग बड़ा सुंदर भवनों में बैठती है, अपने कक्ष में बैठती है, लेकिन वो उस समय कहां बैठी होती है, वो एक साड़ी लपेट के और जमीन पे बैठी होती है, और दुशासन इसको वहां से बाल पकड़ के लेके आता है। तो वो कहती है कि मैं रजस्वला हूं, मैं अपना मुंह इतने लोगों को कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि उस समय किसी को देखना भी वर्जित है। इसीलिए महिलाओं को लिए इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन सेक्लूजन, मासिक धर्म का एकांत बोलते हैं। तो उसको अलग झोपड़ी दी जाती थी, कि अलग कक्ष दिया जाता था, जहां पर वो अपने 4-5 दिन का मासिक धर्म को व्यतीत करे। अब आप समझे ना? तो वो जब लेके जाता है उसको, तो रजस्वला के समय लेके जाता है। तो इस कारण से ही, क्योंकि बहुत लोग मतलब ये बोलने में थोड़ा वो लगता है कि भाई दुशासन जब तो द्रौपदी को एकदम से कहते कि वो उसकी इज्जत पे बनाई थी, तो बोले उसने और भी तो कपड़े पहन रखे होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि एक ही वस्त्र पहनना होता था। कि जो मासिक धर्म का जो रक्त है उसको जमीन में जाने देने का नियम है। इस विषय में मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, सैनिटरी पैड्स का क्या रोल है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मैं आप देखो कि उसमें कितने सही तरीके से दिखाया गया कि महाभारत, आजकल की महाभारत में कोई नहीं दिखाएगा कि रजस्वला में क्या नहीं, लेकिन उस महाभारत में दिखाया गया। ये छोटी चीज ऑब्जर्व करिए आप। तो ये जो एकांत है, तो अब भोजन नहीं बनाना, क्यों? ठीक वैसे ही जब आप कोई भोजन बनाते हो, उसको आपने हाथ लगाया, वो भी जीवित वस्तु है, फल सब्जी कुछ भी है, आप उसमें से भी प्राण क्या करोगे, खींच लोगे। इसीलिए जो आप भोजन करवा रहे, खुद खाओ उस भोजन को तब भी चलेगा, लेकिन रसोई में प्रवेश ही नहीं करना है। लेकिन आप बाकी को वो भोजन खिला रहे हो, तो उनको प्राण से रहित भोजन खिलाओगे 4 दिन, आप 5 दिन, तो क्या होगा, जो इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, जब आप
पीरियड्स पे होते हो, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आप जिसको भी खाना खिला रहे हो या जिसको भी छू रहे हो उसको पास ऑन कर देते हो। तो वो पास ऑन ना होने के इसके लिए खाना नहीं बनाना है। समझ में आया? इसीलिए रसोई में मेरे घर में वही स्थिति है जी। हाँ, तो देखो इसमें अब इसको समझो आप, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने से ये सब बिगड़ा। अब पहले एक घर में 2-2, 3-3 महिलाएं सब रहती थी, एक नहीं तो दूसरा बना लिया। अब जिस तरह का समाज हमने बना दिया है उसके कुछ तो नुकसान भुगतने पड़ेंगे। मेरे घर में भी ऐसे ही है, मेरी माँ नहीं है, मेरी पत्नी अकेली है। लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने इस विषय को 3 महीने समझा, पहले मैं भी थोड़ा बहुत इसमें लापरवाह की कोई बात नहीं, ज्यादा वो नहीं मत करो, ये सब नियम वो भी 3 दिन 4 दिन में सर धो लेना कर लेते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि यदि मैं घर पे हूं, अब मैं नहीं कहता कि मेरे जैसा अंडरस्टैंडिंग हर कोई होगा, हर पति होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन कम से कम विषय का पता तो हो। अब बात समझ रहे, फिर हम कोई रास्ता तो निकालेंगे, शायद हो सकता है कुछ रास्ता निकाल दे। हम अपनी बेटी, अगर मान लो हमारी एक बेटी है 10 साल 12 साल की बेटी भी मान लीजिए, वो अगर भोजन बनाना जानती है तो उसको 4-5 दिन खिचड़ी खाने के लिए बनाने के उसको प्रेरित करिए। आप समझ रहे, मतलब कुछ भी किया। मैंने क्या तरीका निकाला, मैंने कहा कि जब मैं घर पे हूंगा 4 दिन मैं खाना बनाऊंगा, कोई बात नहीं। इसका सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट। दूसरा, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा हरिद्वार में घर है, तो वहां 20 किलोमीटर दूर आश्रम है। अब मेरी पत्नी इस समय मासिक धर्म में है, तो 4 दिन वो आश्रम में ही है। अब मैं गुरुदेव से आज्ञा ली कि 4 दिन, मैं कहते इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 दिन भोजन बनाने का आश्रम में भोजन करे, अपना रामायण महाभारत अध्ययन करे और अपना सात्विक भोजन करे और सत्संग सुने। इससे बढ़िया मासिक धर्म का व्यतीत हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए मेरे पास, तो आप कह लो कहेंगे आपके पास घर आश्रम है आपका तो पास में, तो आप कर सकते हैं। नहीं, जिस दिन आपको समझ में आ गया कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ इस पे डिपेंड करता है, उस दिन आप शायद एफर्ट कर लो। लेकिन यदि आपको कोई मतलब अरे छोड़ो ये सब हमने नहीं करना, ठीक है, आगे परिणाम भुगत लीजिएगा, या महिला कोई व्यवस्था बनाए। ये प्रश्न अच्छे जानने का कोई एक, लेकिन आप ये समझो भोजन वगैरह के अलावा जमीन पे सोना, एक ऐसा वो जैसे पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के पीना, मासिक धर्म के समय साउथ में नियम है कि जब ये होता है तो एंटीऑक्सीडेंट भोजन जिसमें होता है। अब आप सर्च करो नेट पे, आता है सबको नेट करना कि एंटीऑक्सीडेंट भोजन कौन से हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाले हैं। जैसे गुड़ हो गया, उड़द की दाल हो गई, तिल हो गया, ये सब चीजें एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सब ऐसी चीजें खानी है आपको। तो ये तो ये करने से कोई नहीं रोकता आपको, जमीन पे सोने से तो कोई नहीं रोकता आपको। बात समझ रहे हैं आप? तो जमीन पे सोने से कोई नहीं रोक रहा। बाकी नियम तो करिए कम से कम। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट भोजन तो कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, तो जो संभव है वो तो कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मासिक धर्म से संबंधित ये जो नियम है, इन नियम का पीछे का साइंस समझे बिना आप लोग इसका महत्व नहीं समझोगे। आपके लिए क्या महत्व है, बाद में कैंसर में फंसना, सिस्ट में फंसना, इनफर्टिलिटी में फंसना तो कहीं ज्यादा खतरनाक है ना। अब बात समझ रहे हैं मेरे? सबरीमाला का, अब सबरीमाला मंदिर में क्या होता है कि इनको बोलते हैं मोक्ष धाम। ये मोक्ष धाम का मतलब जो ऊपर के चक्र को, अजना चक्र को एक्टिवेट करते हो करते। तो जब आप सबरीमाला में क्यों जाना मना है? इसलिए मना है कि जब एक मेंस्ट्रुएटिंग एज की वुमेन लेडी बार बार जाएगी तो भले उसको पीरियड्स ना आ रहे हो, लेकिन वो उसके नीचे के चक्र के बजाय ऊपर के चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, उसको गृहस्थ जीवन के प्रति निवृत्ति का भाव जग जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन वगैरह के ना हो, ढंग से ना होने की वजह से उसका ये फर्टिलिटी खत्म होगी। तो वो कभी भी आने वाली पीढ़ियों को ना पैदा हो ऐसे कोई भी काम वो नहीं करने देंगे। इसलिए सख्त नियम है, ऐसी महिलाओं को आना मना है, क्योंकि एक का अलाउ किया तो सब आने लग जाएंगी, तो बहुत बड़े लेवल पे इनफर्टिलिटी फैलेगी। बात समझ रहे ना? बहुत सिंपल है। कई कहते हैं कि वो अयप्पा स्वामी का ब्रह्मचारी थे इसलिए महिला का, मैं कहा ईश्वर का ब्रह्मचर्य इतना कच्चा नहीं है कि कोई महिला चली जाएगी तो उनका नष्ट हो जाएगा। ये बड़े संकीर्ण कारण दिए जाते हैं आजकल के समय में ना, तो इसीलिए मना है। अब जितने भी एक्टिविस्ट देखो आप, उन पर दया करनी चाहिए।
आप देखो उनको, जितनी भी एक्टिविस्ट जो थोड़ा सा ऐसे देखने में आपको लगेगा, उनके वो चेहरे से कभी आपको खुश नजर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग इन नियमों को नहीं मानते, तो वो अंदर से चिड़चिड़ी, गुस्सैल, उनका कद काठी भी पुरुष जैसा लगेगा, उनका बोली भी ऐसी लगेगी, कर्कश लगेगी। उन पर दया करने की जरूरत है, क्योंकि उनका सिस्टम इज गॉन। गुस्सा नहीं करना उनके ऊपर। उनकी भाषा बोलने के तरीके में आप देखोगे कि एक नॉर्मल एक महिला में जो शर्म, एक लाज, लज्जा एक टाइप का एक जो होती है, वो है ही नहीं उनके अंदर। देखा ना आपने किस तरह से वो बिहेव करते हैं लोग। तो ये इस कारण से है कि वो बार बार अपने आप को इन सब चक्रों के सूक्ष्म शरीर के लेवल पे उनका सब बिगड़ चुका है। वो जब मर्जी जाते हैं मंदिर, कुछ भी करते हैं या नियम नहीं करते, कुछ नहीं करते, सब बिगड़ चुका है। अब बात समझे इस बात को। अब आता है, कहते हैं कि भारत में मासिक धर्म को संबंधित जो है ये पहले कपड़ा की यूज करते थे सैनिटरी नैपकिन होने की जगह। अब इस विषय को भी आप समझना इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि आज की, पहले क्या था कि महिलाओं को बाहर नौकरी करने नहीं जाना पड़ता था। आप इस विषय को समझ लो कि ये हम कपड़े को, जैसे मैं टॉयलेट्स के बारे में बोलता हूं, घर में संडास पहले गांव में बाहर जाया करते थे, तो फिल्मों ने हमें सिखा दिया कि घर में अगर टॉयलेट नहीं है तो बड़े पिछड़े हुए हो। हमारा देश तो बड़ा पिछड़ा हुआ था। आप अपने घर में, अब फ्लैट्स में तो बाहर जाने नहीं वाले ना हम लोग शहर में आके कि खेतों में जा रहे हैं, नहीं। आप, हमारे जो देश के लोगों ने जिन्होंने घर में संडास नहीं बनाए, वो भी एक विज्ञान है, इसलिए नहीं बनाए। आप ये मत कहो कि हम ज्यादा एडवांस है, वो पिछड़े हैं। ठीक वैसे ही मासिक धर्म के समय कपड़े का प्रयोग करना, यदि वो कर रही थी, तो ऐसा नहीं कि आप सैनिटरी पैड प्रयोग करने की वजह से आप ज्यादा मॉडर्न बन गए, आप ज्यादा हाइजीनिक बन गए। पूरी दुनिया में यदि मैं आपको बताऊं, स्टडीज हुई हैं जिसमें भारत की महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का, अब तो वहां भी ये सब पैड वैड का नौटंकी चला गया, भारत की ग्रामीण महिलाओं का जिन्होंने सैनिटरी पैड कभी यूज नहीं किया, उनका मेंस्ट्रुएशन हेल्थ पूरी दुनिया की महिलाओं से ज्यादा अच्छा है इस स्टडी में। और हमें क्या लगता था, गांव की महिलाओं का तो इन्फेक्शन कपड़े की वजह से मनता नहीं, ये लगता है ना आपको। ऐसा नहीं है, सर्वेज हैं इसमें पूरे के पूरे। क्यों ऐसा है, उसका कारण क्या है? मासिक, भगवान ने महिला को इतना इनकम्प्लीट नहीं बनाया कि सैनिटरी पैड के बिना वो अपना मासिक धर्म भी ना निकाल सके। बात समझ रहे हैं आप? सैनिटरी पैड नहीं आया तो क्या इस देश में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी? इतनी नहीं थी। अब तो ज्यादा आईवीएफ सेंटर खुल गए। तो यदि सैनिटरी पैड की वजह से हमारा मेंस्ट्रुएशन सुधर रहा है, तो ये आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी, ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी प्रॉब्लम्स, ये तो कम होनी चाहिए। देखिए तो बढ़ रही है। मानते नहीं मानते इस बात को? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो ज्यादा हाइजीनिक है आप, तो ज्यादा हाइजीन चीज से तो फायदा होना चाहिए, नुकसान क्यों हो रहा है? कारण क्या है? अगर मासिक धर्म को मैनेज करने के लिए कॉटन के कपड़े से बढ़िया और क्या कहते हैं उसे, कि प्रकृति के लिए बढ़िया, नेचर के लिए, नेचर फ्रेंडली कुछ नहीं हो सकता। बेसिक में ही है। अभी वो जो महिलाएं बाहर जाती हैं नौकरी करने, उनको कैसे करेंगी, वो सब मैं क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगा। मुझे पता है सबके मन में प्रश्न आएगा, लेकिन पहले मूल जान लीजिए क्या है। जब आपको मेंस्ट्रुएशन हेल्थ कैसा है, इसको जानने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कॉटन का क्लॉथ, कपड़ा, जो हमारे यहां पर कभी भी उस मासिक धर्म के रक्त को इकट्ठा करके एब्जॉर्ब करके रखने का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया गया कि उसको सोख के रखे जाओ, फिर उसको डिस्पोज करने के लिए। अब करोड़ों सैनिटरी पैड्स संसार में रोज डेली यूज हो रहे हैं। कहां जा रहा है वो कचरा? अगर वो लीक नहीं होता है तो मतलब कुछ तो ऐसा है, प्लास्टिक की एंड में एक लेयर है जो उसे लीक नहीं होने दे रही। तो वो कचरा तो कहीं तो जाता है। बच्चों का भी डायपर जो होता है, इतना कचरा कहां जा रहा है? वो हमारे दिल्ली में जो पहाड़ नहीं खड़े हुए, हिल स्टेशन चारों तरफ देखा ना कचरे के पहाड़, ये वहां जा रहा है। तो पहले तो कचरा उत्पन्न करो, फिर उसको कैसे मैनेज करना उसके ऊपर सर खुजाओ। तो हमारे लोगों ने तो क्या किया कि भाई मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर कपड़ा सबसे बढ़िया है। क्यों? उसे धोकर दोबारा यूज कर लेते थे, तो कचरे का झंझट ही नहीं। तो नेचर फ्रेंडली काम कौन कर रहा था ज्यादा? तो हमारे पूर्वज कर रहे थे।
हम तो मॉडर्निज्म के नाम पे कचरा ही फैला रहे हैं, फिर बात करते हैं कि ये कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कचरा दुनिया भर की नौटंकी फैलाते हैं। फिर भाई सैनिटरी आजकल क्या हो रहा है, पैडमैन जैसी फिल्में बन रही, ठीक है, सस्ता सैनिटरी पैड बनाने के पीछे डॉक्यूमेंट्रीज एक नेटफ्लिक्स पे आई हुई थी, जिसमें तो बहुत डेरोगेटरी तरीके से दिखाया हुआ था कि गांव के लोग पीरियड्स के बारे में बात करने से शर्मा रहे हैं, बच्चियां भी शर्मा रही हैं, वो शर्मा रही हैं कि भारत में तो ये होता है, वो बहुत गलत उसमें दिखाया गया गलत तरीके से, जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो है। अब मैं आपको बताता हूं, जब यदि आपको देखना है कि आपका मेंस्ट्रुएशन हेल्थ अच्छा है कि नहीं, वो डिसाइड करेगा कि जब आप मान लीजिए कपड़ा जब प्रयोग करते हैं, उस पर जो ब्लड का दाग लगा है वो बिना साबुन के यदि धुल जाता है और वो पीछे निशान नहीं छोड़ता, तो समझ लीजिए कि आपका मेंस्ट्रुएशन हेल्थ अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट सैनिटरी पैड में नहीं हो सकता। और अगर उस पर दाग छूट रहा है, क्योंकि हम जितनी महिलाओं के उनसे पूछते हैं पहले कैसे आता है, ज्यादा ब्लीडिंग आती है, क्लॉट्स आते हैं, रंग क्या होता है, स्मेल तो नहीं आती, ये सब पैरामीटर्स पूछने पड़ते हैं कि बाकी कई, वो कहते हैं मैं तो आपको कमर में दर्द बता रही हूँ, आप मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो। मैं कहा इसका संबंध सारी बीमारियों से है आपकी, ये आपका यदि ठीक नहीं, बाकी कुछ ठीक नहीं हो सकता आपका। इसीलिए तो जब ये सब पैरामीटर्स पता लगता है, तो ये पैरामीटर्स क्लॉथ ना यूज करने की वजह से पता ही नहीं लगते, तो आपके मेंस्ट्रुएशन हेल्थ जो है वो गड़बड़ाया हुआ है, कुछ नहीं पता लगता। अब आप कहेंगे जी बाहर, अब प्रॉब्लम क्या हो गई, एड्स बनाए गए बकायदा। हम जब छोटे थे तो बच्चों को समझ में नहीं आता ये किस चीज का एड है, महीने के उन दिनों में ये होता है वो होता है, तो हमको भी नहीं पता होता था। लेकिन महिलाओं को क्या सिखा के सुपर वुमेन बनो, सुपर वुमेन बनो, पीरियड्स के टाइम पे भी खूब बाहर निकलो, खेलो कूदो, सब करो। सर सत्यानाश, एड्स से दिमाग में कचरा भर दिया सबके, और हमारे लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे वो सब करना छोड़ दिया जो हजारों सालों से होता आया, जिससे महापुरुष पैदा हुए। तो जब से ये करना शुरू हुए इस देश में, महापुरुष तो पैदा बंद होने ही हुए। होते हैं क्या? नहीं होते। कारण क्या है? ये बड़ा कारण है। अगर आप मासिक धर्म के समय, मैं एक और बात इसको बड़ा पॉजिटिवली प्रेजेंट करता हूं, मासिक धर्म के समय क्या होता है कि हमारी माएं जिंदगी भर, आप भी मां हैं, बहन है, बेटी हैं, शादी होने से पहले भी एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, रोज ही खाना बनाना है, सुबह के बाद शाम के खाने की टेंशन, अब तो जॉब करना पड़ता है तो जॉब पे जाने की भी टेंशन है, ठीक है, छुट्टी भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या होता है कि उनको 4 दिन रेस्ट तो मिलना चाहिए, इसी को ऐसे ही समझ लो, नहीं तो उनको तो छुट्टी नहीं मिलती। मिलती है? नहीं मिलती। इस बहाने कम से कम 4 दिन छुट्टी। अब मैंने अब मेरी पत्नी को क्या किया, आश्रम में 4 दिन छुट्टी तो है उसकी, तो इसको इतना पॉजिटिवली हम क्यों नहीं ले सकते कि महिलाओं को भी तो अधिकार है, इस बहाने कम से कम उसको हम रसोई से फ्री कर दे, सब चीज फ्री कर दे। भाग्यशाली वो महिलाएं जिनके घर में जिनके परिवार जुड़े हुए हैं, अभी भी कई महिलाएं हैं उस घर में। यहां है संयुक्त परिवार का महत्व समझ में आता है। मानते हैं इस बात को? मैं मानता हूं बहुत सारी मजबूरियों की वजह से आज अकेले रहना पड़ रहा है, बनती नहीं आपस में, बहुत कुछ है, लेकिन ये विषय जब तक पता नहीं होगा हम इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे ना। अब इतना इंपॉर्टेंस है ये तो पता ही नहीं था कि हमारा तो जीवन उस पर डिपेंड करता है, कर रहा है ना। अब तो आप देखोगे चिड़चिड़े होने की वजह से फिर क्या होता है कि जब 4 दिन हमारी एफिशिएंसी सबसे कम होती है महिलाओं की, तो आप जब 4 दिन के बाद जब आओगे तो आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल है इसमें सबसे कम होता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल फिर बढ़ना शुरू होता है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप जो है बिना ब्रेक लिए खूब काम कर सकते हैं। तो हम तो सबको आह्वान करते हैं कि जिस भी कंपनी में, स्कूल में, जब महेश भाई को मैं बोलूंगा, मुझे नहीं पता कैसे करेंगे, कि जो भी मासिक धर्म पे हो उनको 2-3 दिन की कम से कम छुट्टी दी जाए, यदि संभव। मैं कोई डिसीजन पास ऑन नहीं कर रहा, सुझाव है मेरा। नहीं करेंगे तो भी मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि
भाई हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें, जब हमारा एफिशिएंसी पे होते हैं हम लोग तब ज्यादा काम कर लें, कुछ भी करके कम करें। लेकिन ये सुपर वुमन बनने के चक्कर में उस दिन भी हम हर काम कर लेंगे, कम से कम अगर छुट्टी नहीं ले रहे घर जाके कम से आराम ही कीजिए, कुछ तो करिएगा। उस दिन हमें फालतू के ऐसे खाना नहीं, भोजन नहीं करना जो हमारा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा दे। तो मतलब जब आपने दिशा पकड़ ली कि मुझे इसको कैसे ना कैसे तो ठीक, मैं कम से कम 100% नहीं तो 50% तो कर पाऊं कोई चीज, कोई काम, भोजन की तरफ से ही संतुष्टि कर लूं अपनी। अब बात समझ रहे ना? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये जो भ्रांतियां हैं बहुत बहुत लोगों के बीच में कि ये सब चीजें, जब हम किसी विषय को नहीं समझते तो धीरे धीरे वो अंधविश्वास को हम मानने लगते हैं अंधविश्वास है। तो ये कड़ी तोड़नी है हमें और इसको आगे वाली पीढ़ी तक फैलाना है। तो ये मेरे पास, क्योंकि तो ये ध्यान रखिए कि जो हाइजीन का विषय है वो सैनिटरी पैड से नहीं जुड़ा हुआ। सैनिटरी पैड उल्टा क्या करते हैं, आपके उस क्षेत्र में उस लेयर की वजह से नमी और ज्यादा बढ़ा देते हैं, आपके हीट और ज्यादा बढ़ा देते हैं वहां पर। क्योंकि जब आप साउथ में जो बच्ची किसी को पीरियड शुरू होता है उसको एक पौधा दिया जाता है कि ये 3-4 दिन तुमने इसकी देखभाल करनी है। अगर वो कुछ दिनों बाद 10-15 दिन ऑब्जर्व करते हैं कि ये पौधा यदि सूख गया तो उसको, उस बच्ची को बोलते हैं कि तूने जिंदगी भर जब तेरा पीरियड्स आए तो तुमने किसी तुलसी के पौधे को या किसी पौधे को हाथ नहीं लगाना। और यदि वो पौधा नहीं सूखता तो वो बच्ची कहते हैं कि तुझे अलाउड है पौधों को, तुलसी को छूना। तो तुलसी को छूने से कोई पाप नहीं लगने वाला। वो इसीलिए होता है कि तुलसी बहुत सेंसिटिव प्लांट है, संवेदनशील पौधा है, जिसको जब आप मान लीजिए पित्त प्रकृति है, पित्त वात पित्त कब समझते हैं आप? पित्त मतलब शरीर में जिनके गर्मी ज्यादा होती है, मतलब हीट, जैसे क्या एसिड ज्यादा होता है, एसिड की प्रधानता ज्यादा होती है। वात होती है वायु और कफ होता है जो म्यूकस होता है। तो पित्त वाले थोड़े से गुस्सैल भी ज्यादा होते हैं, वो होते हैं। तो आपके शरीर में पहले पित्त ज्यादा है, जब पीरियड्स आते हैं तो पित्त आपका और बढ़ जाता है। तो उस वजह से जो पित्त प्रकृति वाली महिलाएं हैं तो वो प्रकृति कैसे कंफर्म करें, तो पौधे से कंफर्म करते हैं कि अगर वो पौधा सूख गया तो मतलब तुम पित्त प्रकृति की हो तो तुम्हारा पित्त बहुत तीव्र रहता है, तो पौधों तुम्हारे कारण तुलसी के पौधे को नुकसान पहुंचेगा। बात समझे? अगर वो नहीं सूखा तो मतलब पित्त प्रधान नहीं हो, आप कफ हो, तो आप जो है उस पौधे को छू सकते हो। तो ये प्रकृति जानने का अच्छा तरीका था, ये कारण था उसका बड़ा। ये नहीं कि सबको ही बंद कर दो, कोई भी नहीं छुएगा। अब हमें वो तरीका नहीं पता तो हम सब कलेक्टिवली सब बंद कर देते कि यार आप किसी को नहीं छूना है, लेकिन ऐसा नहीं है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता था। तो ये चीज आपको समझनी है। समझ में आई? ये है तो 1-1.5 घंटे का टॉपिक और है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता। अब आप प्रश्न कोई करना चाहें तो वो कर सकते हैं आप। अभी तक जो समझ आया, समझ में कुछ नया था, लगा नया, इसको पास ऑन करना है आपने आगे, भूलना नहीं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपका भी सब सुधरेगा, आपका भी कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर कर लोगे तो। अब ठीक है ना? कोई प्रश्न किसी का? कोई प्रश्न नहीं है? मैं अच्छा समझाता हूं नहीं? बस ये कोशिश करिए कि जो आज आपने सीखा है इसको अपने शब्दों में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा घर जाकर, जिससे आपको एक बार, जैसे आप भी कहते हैं बच्चों को रिवाइज घर में नोट्स बना लेना, तो मैं आपको लिख लेना, याद रह जाएगा आपको। याद रहने से क्या होगा कि आप किसी को, और जहां भी आपको इंटरेस्टिंग लगा हो टॉपिक, तो जितने भी संभव हो टूटी फूटी भाषा में जितना समझ में आया उसको कोशिश करो बताने की। इससे आपका विषय पक्का होगा, क्योंकि फिर इससे आप अपने बेटियों, आगे तक बेटी होंगी आपके, उसको समझाने में आपको इजी रहेगा। अब बात समझ रहे ना? उसको भी इन चीजों से सब अवगत करवाना है आपने। मेरा उद्देश्य वो है। आप लोगों से ज्यादा मैं चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए ये ज्ञान संरक्षित होना जरूरी है। इसमें था बहुत कुछ, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक पुस्तक है जिसका नाम है ऋतु विद्या, सीनू जोसेफ करके एक महिला है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने इस पे, और ये नॉलेज उन्हीं से मुझे बहुत काफी मिली है। मैंने उनकी किताब पढ़ी, तो ऋतु RTU विद्या, सीनू जोसेफ, आप ये नाम याद करके एक पुस्तक ऑर्डर करिए, पढ़िए उसको, और इसके बारे में और भी नॉलेज आपको मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। पता ही नहीं ना उनको,
पता ही नहीं। अब एक पुरुष होने के नाते मैं इस विषय पे बात कर रहा हूं, तो मतलब ये इस विषय पे कंफर्टेबल होना भी जरूरी है, क्योंकि पुरुष महिलाओं से कंफर्टेबल होकर बात कर पाए तभी कर सकता है जब उसका उद्देश्य ये होगा। अब वो खुद ही शर्माएगा, वो करेगा अरे मैं टॉपिक बात करूंगा पता नहीं क्या, अब पता ही नहीं, कोई ऐसा प्रश्न आ जाए उसका उत्तर ही नहीं पता उनको। हाँ, तो यही कारण है कि क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर समझाएंगे कैसे। मैं वही बोल रहा हूँ, सूक्ष्म शरीर समझाएंगे, वो बुलाते ही ऐसे लोगों के हैं जो इस विषय को इतना गहराई से ना समझा पाए। मेरे जैसे व्यक्ति को कभी बुलाएंगे नहीं, क्योंकि वो गलत साबित हो जाएंगे। मैं वही, जैसे एक बार सुदर्शन टीवी पे मेरा वो इंटरव्यू था, तो जो उसके मालिक है उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपने जो कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इवेंट 201 हुआ था, उसके विषय में मैंने पहली बार खुलासा किया था, तो उन्होंने बुलाया, तो जो जोश में उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो जब मैं पोल खोलने लगा क्योंकि जो नॉलेज बाकी, तो वो उसको फिर कहने लगे बेटा इसको ज्यादा टाइम नहीं देना, और तो बीच में वो डिस्टर्ब कर रहा है, सब कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दे वो। हाँ, तुम बोलने नहीं दे, क्यों? मुझे पता है कि अभी ये बिल गेट्स का नाम लेगा, इसका नाम लेगा, उसका नाम लेगा, फालतू मेरे चैनल पे पीछे से सरकारी धमकियां आनी शुरू हो जाएंगी कि तुम ये क्यों खुलासे कर रहे हो, क्योंकि वो तो है। हाँ, नहीं वो क्वाइव चैनल है, ये सुदर्शन चैनल की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसा है, तो ये विषय कि इन विषयों पे बात करने वाले लोग या तो उनको पता नहीं है, आप मानेंगे नहीं, ये जो विषय है मेरे पास ये वीडियो लगभग 1 साल से किसी ने भेजा हुआ था, सीनू जोसेफ का, मैंने इसको सेव करके रखा हुआ था, क्योंकि किसी चीज विषय पे मैं ऐसे नहीं कि बस देख लिया सरसरी तौर पे, नहीं। अब मैंने इस विषय को बकायदा, उनका 1.5 घंटे का लेक्चर है, मैंने 15 दिन लगाए उस लेक्चर को इंग्लिश में पहले टाइप करने में, टाइप करने से मेरा और पक्का हुआ, फिर उसकी ट्रांसलेट किया मैंने, 15 दिन और लगाए ट्रांसलेट करने में उसको, और गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट होता नहीं ढंग से, क्योंकि वो मतलब ही अर्थ ही बदल देता है, तो एक एक वाक्य को ट्रांसलेट करना, उसके भाव को वही रखना जिससे कि उसका भाव ना बदल जाए। और अब मैं इसके ऊपर छोटी बुकलेट छपवा रहा हूँ, जिससे कि ये नॉलेज पॉकेट बुक की तरह लोगों के पास रहे, मैं कहां तक जाऊंगा। तो ये अब क्या है कि इस विषय को, ये वीडियो बहुत दिनों से पड़ा हुआ, किसने इतनी मेहनत की इस पे? नहीं की, नहीं कर। जी, आप देखो क्या चीज है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपकी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, ये सोच के करना है। मतलब मैं ये नहीं करूंगी तो जो मैं अभी कर पा रही हूं वो भी नहीं कर पाऊंगी। बात यह है, जिस दिन आपने इसको समझ लिया, आप बाकी चीजों से के बजाय जो ये माध्यम है शरीर, जिससे आप जीविका भी कर रहे हो, जिससे आप अध्ययन भी कर रहे हो, ईश्वर प्राप्ति का भी काम यदि करना है, साथ में कुछ भी करना है, माध्यम ही है। तो माध्यम मेरी, अगर गाड़ी को मैं रिपेयरिंग या सर्विसिंग नहीं कराऊंगा, जो माध्यम मुझे कहीं पहुंचाने का है, तो रास्ते में धोखा दे देगी। तो मैं ये नहीं करता कि सर्विसिंग नहीं हुई बहुत दिनों से गाड़ी की, चलो आज निकल के 500 किलोमीटर की यात्रा पे निकल जाता हूं, नहीं, मैं पहले देखूंगा ये ठीक ठाक रहे। तो हम देते हैं ना प्रायोरिटी, बिना हवा की गाड़ी को लेके निकल हवा भरवाते हैं ना उसमें, चाहे कहीं से पेट्रोल खत्म होने लगेगा तो ढूंढते हैं पेट्रोल पंप, सारी यात्रा छोड़ के करते हैं ना। तो अचानक बीच सड़क में कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए कि फिर मैकेनिक भी ना मिले, फिर कोई भी आएगा तो मुंह मांगा पैसा मांगेगा, अरे भाई साहब 1 लाख रुपए लगेगा, नहीं होता, आप फंसे पड़े हो, देना पड़ेगा। तो उस बीच हाईवे पे ना फंस जाओ, उसके लिए सारी तैयारी घर से करके चलो। इसको, जीवन को इसकी तरह से, अपने शरीर को उसकी तरह से देखो। अभी हमने उसको महत्व नहीं दिया, तो वो बीच रास्ते कहीं हमको, जब हमारे बच्चों को ज्यादा जरूरत है घर में, मैंने देखा है बहुत शादियों में, बच्चों की शादी हो रही है और पिता या माँ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, बच्चे अब शादी में खर्चा हो चुका, टल नहीं सकती, तो होगी सब जीवन भर के, आपके बच्चे की शादी में शामिल नहीं हो। अभी ये केस है हरिद्वार में, 5 साल पहले मैं उसके पास गया, जब मैं हरिद्वार शिफ्ट हुआ, मैं गया उसके पास। अब मतलब किसी मित्र के मित्र थे वो, उन्होंने कहा भाई इसकी बड़ी दिनचर्या गड़बड़, जाके मैं उसके पास गया हूँ। उसने मुझे कहा अरे भाई साहब बस कहने की बातें हैं, ये आपने जो बताया बहुत अच्छा बता रहे हो आप,
तो मैं बैठ के उसको बकायदा सोचा नहीं कि मेरे दोस्त का मित्र है, वो मेरे को उसने इंपॉर्टेंट समझी कि मैं मेरे से टाइम लेके दुनिया तरस रही है, मैं तेरे पास चल के आया हूं, भगवान ने तेरा कोई पुण्य कर्म होगा, शायद भगवान ने मुझे निमित्त भेजा है। आज 5 साल हो गए, फिर भगवान ने पता नहीं उसका कोई पुण्य कर्म है क्या है, मेरा मित्र उसके घर पे लेकर गया मुझे कि अरे वीरेंद्र चलो थोड़ा समझा दो। तो उनकी पत्नी बोल रही है इनका जी बहुत बुरा हाल है, देखो मानते नहीं है, ये होने वाला वो होने वाला। तो फिर मैंने समझाया। अब मैंने कहा कि भाई मेरे घर पे आना अगर आपको करना, कि देखो तो सही मैं ही आता रहूं, तुम घर पे आओगे तो लगेगा तुम चाहते हो करवाना। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। अब 2 दिन पहले उसके किसी और मित्र का फोन आया कि भाई साहब वो एक इलाज कराना था किसी का, उनको डायलिसिस की नौबत आ गई है। अच्छा कौन है? कहते वो भाई साहब है। मैं कही तो वही भाई साहब है जिनके घर वो जो चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं वहां। मैं कहा 5 साल पहले मिल के आया था। कहते जी उनका तो बुरा हाल हो गया। अब सोचिए 5 साल पहले मैं गया तो उनको लग रहा कि अरे नहीं मेरा तो रेस्टोरेंट 7 बजे से लेकर 10 बजे तक चलना है, कमाओ जीविका, ठीक है। फिर 2 साल बाद फिर भगवान ने भेजा कि आके भाई पूछ लो इससे, नहीं पूछा। अब जो है बिल्कुल जब मरता क्या ना करता पे आ गए तो फिर फोन आज डायलिसिस होने वाला है, इनके क्रिएटिनिन बढ़ गया, अब इनका इलाज करो। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं अब नहीं करूंगा, साफ साफ मना कर दिया मैंने। तो ये नहीं होना है। तो उन्होंने पालन नहीं किया, मेरा क्या बिगड़ा? अब वो रेस्टोरेंट धड़ा का धड़ा रह जाएगा। इनके जाने के बाद भगवान ना करे कुछ हो उनको, लेकिन धड़ा का धड़ा। तो ये जो भी हमारा काम चल रहा है, परिवार है, सिर्फ जीविका की बात नहीं, परिवार है, सब डिपेंड करता है हम पर। तो हम उस हाईवे पे बीच में हमारी गाड़ी खराब ना हो जाए उस हिसाब से तैयारी करके रखना है। तो ये एक बार में एक नियम शुरू करिए, देख लिया हाँ ठीक है सेट हो गया, फिर अगला नियम, फिर तीसरा नियम। मैं ये कहता हूं करिए, लेकिन हम करे ही नहीं, देखा जाएगा। अब मैं क्षमा करिएगा, मतलब जैसे अब बहन जी को एकदम से दिक्कत हुई, अब उसकी भूमिका हो सकता है इनके दिनचर्या में कुछ बन रही हो पहले से, खान पान की वजह से, कोई भी कारण रहा हो, इन्होंने उन इंडिकेशंस को इग्नोर कर दिया हो, मे बी, समझ रहे ना, ज्यादा एक्सर्शन हो गया हो या हेमोग्लोबिन, कोई भी दिनचर्या खान पान का हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन संबंधित कोई चीज को इन्होंने इग्नोर किया हो। मैं ये नहीं कह रहा होगा। अब एकदम से उस दिन हो गया तो इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं ये नहीं कहता इसमें इनकी कोई गलती, लेकिन हम उन चीजों को बेहतर करते 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 इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। हमें नहीं पता हमारे साथ कब क्या हो, तो ये इसीलिए करना है। और कोई प्रश्न? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस विषय को मुझे खुशी है क्योंकि यहाँ ये मेरी बड़ी प्रिय जगह है और यहाँ पे आप सब बहनें भी यहाँ पर हैं, तो आप लोगों को बताने में मुझे अच्छा लगता है। आप ध्यान से सुनते भी हैं, पालन करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। नहीं, आपको उस समय कुछ नहीं करना है। एक नारी सुधा करके एक औषधि है, उसको लेना शुरू करिए तो ये सब चीजें दूर होंगी। वो काफी सारी चीजों को रेगुलेट कर देती है। नारी सुधा हमारे पास है, वो तो वो ले सकते हैं आप। तो इस समय क्या है, जो भी एक्सर्शन जिससे शरीर में, क्योंकि वैसी ऊर्जा कम है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम। एस्ट्रोजन जो है फीमेल हार्मोन होता है जो आपके जो है शरीर को जरूरी चाहिए होता है, ये सब लोवेस्ट लेवल पे होते हैं। उस समय आप और एक्सर्शन लगे पड़े हो, वॉक भी करने नहीं जाना। नहीं, तो हमारे बहुत सारे लोगों को मैंने उनके बच्चों को बोला 4 दिन स्कूल की छुट्टी करा दो बच्चों की, ये भी बोला मैंने उनको। मैं तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला 4 दिन में, स्कूल कहीं नहीं भागना, साल खराब होगा ना कुछ, और घर में बैठ के अध्ययन कर ले। ये जो मेंस्ट्रुएशन लीव है ना, ये जरूरी है करना। आप इसे कर लोगे तो आप एफिशिएंसी बढ़ाओगे अपनी। तो ये जो भागा दौड़ी, योग वो सब जो जिम जाना, सब बर्बादी का कारण है। बिल्कुल शांत पहले शरीर को, इस टाइम दिमाग शांत रखना है। अध्ययन कर लीजिए, कुछ भी कर, जो मन का विषय वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ये सब करना है। तो ये मतलब विधान रखिए, मतलब अपना थोड़ा बहुत शुरू करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम से नहीं होगा सब कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बहुत